एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स के बारे में और चैप्टर हमारा चल रहा है हाइड्रोकार्बन्स। पहले हम बात करेंगे फिजिकल अपीयरेंस की। तो देखो, जो एल्केन्स होते हैं वो होते हैं कलरलेस एंड ओडरलेस। ना ही उनका कोई पर्टिकुलर कलर होता है, ना ही कोई कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। तो ओडरलेस का मतलब क्या हुआ कि उनकी कोई पर्टिकुलर स्मेल नहीं होती। ठीक है, अब बात करते हैं पोलैरिटी की। तो एल्केन्स होते हैं नॉन पोलर। अब ये पोलर नॉन पोलर चीज़ क्या होती है? देखो, जैसे वाटर होता है पोलर, पोलर चीज़ क्या होती है? पोलर मॉलिक्यूल वो होता है जिसमें आप पोलैरिटी को जनरेट कर पाओ, जिसमें एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो। ठीक है, जैसे वाटर में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है एंड हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन अगर हम यहाँ पर एल्केन को खोल कर देखें, जैसे यहाँ पर मैंने इथेन को थोड़ा इलेबोरेट करके लिखा है, तो यहाँ पर आपको कौन कौन से बॉन्ड्स देखने को मिल रहे हैं? कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन। कार्बन कार्बन में तो वैसे ही कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है क्योंकि सेम एटम ही है। एंड यहाँ पर भी कार्बन हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो क्या है? वो है वेरी स्मॉल। ठीक है, वेरी स्मॉल है, तो इस वजह से क्या हो गया? पूरा मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो गया। इसी तरह से जो सारे एल्केन्स होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं क्योंकि उनमें एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ है उनका डिफरेंस क्या होता है? वेरी स्मॉल, जिसकी वजह से कोई भी पोलैरिटी वहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स वहाँ पर जनरेट नहीं किए जा सकते, इसीलिए वो होते हैं नॉन पोलर। ठीक है, तो एल्केन्स होते हैं नॉन पोलर। ये बात समझ आ गई हमें। अब दूसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं, फोर्स की बात कर लेते हैं। तो देखो, फोर्स कौन सी ऑपरेट करती है एल्केन्स के बीच में? जैसे एल्केन में बहुत सारे एल्केन आएंगे, कौन कौन से? मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम जर्नलाइज कर लेते हैं कि जो एल्केन्स है, मान लो कि ये एक एल्केन है, एक मीथेन का मॉलिक्यूल है, दूसरा भी मीथेन का मॉलिक्यूल है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल ये है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में मैं वैसे ही आपको समझाने के लिए यहाँ पर इस तरह से बता रही हूँ, इन दो एल्केन्स के बीच में जो फोर्स होती है वो होती है वीक वॉल्स फोर्स। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये कौन सी फोर्स है? अट्रैक्टिव फोर्स है। तो आपको ध्यान देना है कि ये फोर्स कौन सी है? एल्केन के मॉलिक्यूल्स को जो जोड़े रखे हैं वो फोर्स कौन सी है? वीक। ये वीक होती है, वीक वॉन्डर वॉल्स फोर्स होती है, जिसे हम डिस्पर्जन फोर्स भी कहते हैं या फिर हम लंडन फोर्सेस भी कहते हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट क्या है, जो फोर्स एक्ट कर रही है एल्केन्स में वो कौन सी है? वीक वॉन्डर वॉल फोर्स है, या फिर आप कह सकते हो दूसरा नाम इसका डिस्पर्जन फोर्स भी आप कह सकते हो। ठीक है, अब इसकी खास बात क्या है, मैं शॉर्ट में इसको कैसे लिखूंगी? वॉन्डर वॉल को हम शॉर्ट में लिखेंगे वी फॉर वॉन्डर वॉल एंड फोर्स। ठीक है, इसको शॉर्ट में मैंने लिखा वॉन्डर वॉल फोर्स। जो ये वॉन्डर वॉल फोर्स होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? सरफेस एरिया के। सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया कह दो या फिर कह दो एरिया ऑफ कांटेक्ट। एरिया ऑफ कांटेक्ट, जिस एरिया से दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हैं उस एरिया पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। दैट मीन्स जो ये वॉन्डर वॉल फोर्सेस है उनको क्या चाहिए? उनको ज़्यादा सरफेस एरिया चाहिए। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट ये फोर्सेस होती है। इसको मैं एलेबोरेट करके आगे आपको बताऊंगी बॉइलिंग पॉइंट में। ठीक है, तो देखो क्या होता है, जैसे मान लो कार्बन 1 जो एल्केन्स है उनके कार्बन 1 टू जो कार्बन 4, दैट मीन्स ब्यूटेन तक क्या होती है? ये सब होती है गैसेस। ठीक है, जैसे मीथेन भी गैस है, इथेन गैस है, प्रोपेन, तो ये क्या होती है? ये होती है गैसेस। कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक होती है गैसेस। देन कार्बन 5 से लेकर 17 तक आती है ये लिक्विड्स। ठीक है, इनकी स्टेट है, ये होते हैं लिक्विड्स। और कार्बन 18 और उसके जो हायर एल्केन्स होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ वैक्सी सॉलिड में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये 298 केल्विन का डेटा है। 298 केल्विन टेम्परेचर पे जो ये एल्केन्स होते हैं वो इन स्टेट्स में होते हैं। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखो, जो हायर एल्केन्स है जिसमें कार्बन का नंबर ज़्यादा है वो किस तरफ जा रहे हैं? वो सॉलिड की तरफ जा रहे हैं, वो सॉलिड हो रहे हैं। और जो लोअर एल्केन्स है जिसमें कार्बन का नंबर कम है वो गैसेस है।
और ये भी किसकी वजह से ये चीज़ होती है, ड्यू टू वॉन डेर वाल्स फोर्स। तो देखो वॉन डेर वाल्स फोर्स का क्या होता है, जितना मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, जितने नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ेंगे, उससे क्या होता है, उससे वॉन डेर वाल्स फोर्स इंक्रीज होती है। और उससे क्या हो जाएगा, अगर फोर्स इंक्रीज होगी तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स यहाँ पर टाइटली बाउंड होंगे एक दूसरे से, और जिसकी वजह से वो क्या हो जाएंगे, वैक्सी सॉलिड, वैक्सी लिखा है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि वो क्या होंगे, प्रॉपर सॉलिड नहीं होंगे, वैक्सी सॉलिड होंगे काइंड ऑफ, ठीक है। तो इसीलिए जैसे आप कार्बन के नंबर इंक्रीज करते हो, आप गैस से सॉलिड की तरफ जाते हो, क्योंकि फोर्स इंक्रीज होती है, क्योंकि वॉन डेर वाल्स फोर्स जो होती है वो इंक्रीज कर रही है इस केस में, ठीक है। एलैबोरेट करके आगे मैं बताने वाली हूँ इस चीज़ को भी। अब बात करते हैं फोर्स। आपको समझ आ गई कि एल्केन्स में कौन सी फोर्स ऑपरेट करती है, वीक वॉन डेर वाल्स फोर्स या फिर डिस्पर्जन फोर्स, या इसका एक और नाम होता है लंडन फोर्सेस, ठीक है। तो अब आते हैं सॉल्युबिलिटी की बात पे, कि जो ये एल्केन्स होती है इनकी सॉल्युबिलिटी पे क्या कहेंगे हम। तो देखो सॉल्युबिलिटी का जो जनरल एक रूल है वो हमेशा आप याद रखो, हर जगह ये काम आता है कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मतलब कि अगर आपके पास पोलर चीज़ है, कोई आप पोलर मॉलिक्यूल या फिर पोलर चीज़ को आपने डिसॉल्व करना है, तो वो डिसॉल्व कौन से सॉल्वेंट में होगी, पोलर में होगी। जो पोलर मॉलिक्यूल है वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, और जो नॉन पोलर डिसॉल्व होता है नॉन पोलर में, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं यूनिवर्सल ये रूल होता है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ठीक है। तो जिसको आप डिसॉल्व करना चाह रहे हो, जिस मॉलिक्यूल को, उसकी प्रॉपर्टी हम देखेंगे कि वो पोलर है तो वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा, ठीक है। और जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होता है। अब बात आती है कि ये जो एल्केन्स होते हैं ये पोलर है या फिर नॉन पोलर है। तो देखो यहाँ पर आप देखो, हमने बात करी थी एल्केन्स आर नॉन पोलर क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता है इनके एटम्स में। सो एल्केन्स आर नॉन पोलर। अगर एल्केन्स नॉन पोलर है तो वो डिसॉल्व किस में होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही वो क्या होंगे, डिसॉल्व होंगे। सो जो एल्केन्स होते हैं, एल्केन्स आर soluble in non-polar solvents। अब ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं, जैसे ईथर है। जो भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, सारे नॉन पोलर होते हैं। जैसे ईथर आ गया आपका, CCl4 आ गया, या फिर बेंजीन आ गया, बेंजीन को लिखेंगे C6H6। ये सारे क्या होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स है, और जो एल्केन्स है इनमें सॉल्युबल होते हैं। एंड वेयर एज जो एल्केन्स है वो इनसॉल्युबल होते हैं। इनसॉल्युबल किस में होंगे, पोलर सॉल्वेंट में, जैसे कि वाटर। तो अगर वाटर का आपको पूछ ले कि वाटर में ये सॉल्युबल है या नहीं एल्केन्स, तो आप कहोगे ये सॉल्युबल नहीं होते, ठीक है, क्योंकि वाटर क्या है, वाटर है पोलर सॉल्वेंट। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, तो इसका मतलब पोलर डिसॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सब्सटेंस डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर सब्सटेंस। एंड अगर बात करें एल्केन की, तो एल्केन्स होते हैं नॉन पोलर, और वो डिसॉल्व भी किस में होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिसॉल्व होंगे, लाइक ईथर, बेंजीन, CCl4 एंड वाटर बीइंग अ पोलर सॉल्वेंट। तो इसमें ये इनसॉल्युबल होते हैं, एल्केन्स वाटर में, पानी में सॉल्युबल नहीं होते, ठीक है। तो ये सॉल्युबिलिटी का भी कंसेप्ट हमें समझ आ गया। अब आते हैं बॉइलिंग पॉइंट पे, जिससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट समझने के लिए आप इसकी फोर्सेस को पहले हमें समझना ज़रूरी है। बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड भी हम सबसे पहले किसका करेंगे, अगर आपके पास n एल्केन है, क्या है, अगर आपके पास n एल्केन्स है, दैट मीन्स यहाँ पर कोई ब्रांचिंग नहीं है, स्ट्रेट चेन चल रही है, उसकी ही हम बात करेंगे पहले, ठीक है। तो देखो पहले आप एक चीज़ समझो, जो हम वॉन डेर वाल्स फोर्स की बात करते हैं ना, वॉन डेर वाल्स फोर्स, ठीक है, ये तो आपको पता है ये फोर्स एक्ट करती है कहाँ पर, एल्केन्स के बीच में ये एक्ट करती है फोर्स। तो ये मैंने आपको लिखाया था, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया।
सरफेस एरिया या फिर किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट से, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, किसके साथ, कॉन्टैक्ट विद एडजेसेंट मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, सबसे पहली बात जो हमारे एन एल्केन्स होते हैं, एन एल्केन्स का क्या मतलब होता है, जो कि स्ट्रेट चेन में ही चले आ रहे हैं, उसमें क्या कहेंगे, उसमें होता है एन एल्केन्स में जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट पे। जैसे ही मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, ठीक है। जैसे आपके पास, आपको अगर मैं बताऊं कि इथेन मीथेन, जैसे आपके पास है मीथेन है एंड इथेन है, ठीक है, तो इसका कार्बन नंबर क्या है, इसका कार्बन नंबर 1 है और ये कितने कार्बन का है, 2 कार्बन्स का है, तो ऑब्वियसली इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट भी इथेन का ज़्यादा होगा मीथेन से। अब ये क्यों होता है, क्योंकि जो हमारी फोर्सेस होती है, ठीक है, जो वॉन डेर वाल्स फोर्सेस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मॉलिक्यूलर वेट के, या फिर सरफेस एरिया तभी बढ़ेगा ना अगर स्ट्रेट चेन में क्या है, मान लो कि मीथेन इतना है और इथेन थोड़ा और लंबा हो गया, तो यहाँ पर जो सरफेस एरिया है वो इनका किसका ज़्यादा है, इथेन का ज़्यादा है, क्योंकि उसमें कार्बन चेन ज़्यादा है, यहाँ पर ये 2 कार्बन की है, यहाँ पर ये 1 कार्बन की है, तो किसमें सरफेस एरिया ज़्यादा हुआ, सरफेस एरिया इसमें ज़्यादा हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से वॉन डेर वाल्स फोर्स भी ज़्यादा इसी में ही होगी। वॉन डेर वाल्स फोर्स ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। अब देखो, अगर आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर, अगर इनकी फोर्स ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी या फिर ज़्यादा आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा, ज़्यादा आपको टेम्परेचर या हीट देनी पड़ेगी इस बॉन्ड को, इस इंट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, और सो दैट ये मॉलिक्यूल्स क्या हो जाए, वेपर फेस में चले जाए और ये बॉइलिंग पॉइंट अटेन कर ले, ठीक है, और ये क्या हो, बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या हो जाता है, इस वजह से वो इंक्रीज होता है, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी यहाँ पर इस इंट्रैक्शन से इनको फ्री करने के लिए। तो ये कंसेप्ट है, ये अभी हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट चेन के बारे में, दैट मीन्स एन एल्केन के बारे में, ठीक है। तो वैसे ही देख लो, जैसे ये मीथेन इतनी चेन बनाएगा, इथेन थोड़ी बड़ी चेन बनाएगा, प्रोपेन और बड़ी चेन बनाएगा, ब्यूटेन और बड़ी बनाएगा एंड पेंटेन और भी ज़्यादा बड़ी बनाएगा, ठीक है। तो सरफेस एरिया सबके किस में बढ़ रहे हैं, यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं सरफेस एरिया, जिसकी वजह से वॉन डेर वाल्स फोर्स इंक्रीज हो रही है और जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं। सो अगर आप एल्केन की सीरीज में जाओ तो आपको बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। एन एल्केन की बात है, अभी हम आइसोमर्स पे नहीं आए हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर है, वही चीज़ है कि एज मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीजेस surface area also increases, due to which van der Waals force of attraction increases between the alkane molecules, जैसे कि मैंने आपको बताया, and hence boiling point increases with increase in carbon content। जैसे ही कार्बन के नंबर आप इंक्रीज करते रहोगे वैसे ही वो चेन क्या होगी, लंबी लंबी होती जाएगी, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, फोर्स, वॉन डेर वाल्स फोर्स का जो अमाउंट है, मैग्नीट्यूड है, वो भी ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा उन इंट्रैक्शंस को तोड़ने के लिए, हैंस उसमें क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। सो इसमें रेगुलर इंक्रीज होता है बॉइलिंग पॉइंट में ऑफ स्ट्रेट चेन एल्कीन्स। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे ओनली ऑफ स्ट्रेट चेन एल्कीन्स के बारे में, जिसे हम लिखते हैं एन एल्कीन्स। उनमें जो बॉइलिंग पॉइंट और इसका जो कर्व आता है वो किस तरह का आता है, यहाँ से आपको एक रेगुलर इंक्रीज देखने को मिलता है, ठीक है, कहीं पर भी ब्रेकेज नहीं है, ये रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं कि इस चीज़ में हमें दिखाई दे रहा है रेगुलर इंक्रीज या फिर स्टडी इंक्रीज, ठीक है, हम क्या कहते हैं इसे, स्टडी इंक्रीज भी हम कहते हैं इन बॉइलिंग पॉइंट। जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट का स्टडी इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा, जिसका ग्राफ यहाँ पर शो किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, मेन चीज़ यहाँ पर हमने क्या समझी, मेन चीज़ यहाँ से ये कंक्लूड करा है हमने
कि जो बॉइलिंग पॉइंट है एन एल्केन्स का, एन एल्केन का मतलब स्ट्रेट चेन की बात हो रही है, ठीक है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट या फिर मास ऑफ एल्केन्स, ठीक है। तो जितना ज़्यादा क्या होगा, हायर एल्केन होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये बात थी एन एल्केन्स की। अब हम आइसोमर्स पे आ जाते हैं जिसमें कि हम ब्रांचिंग की भी बात करेंगे, ठीक है। तो आइसोमेरिक एल्केन्स के लिए क्या समझने की आपको ज़रूरत है, देखो ब्रांचिंग की बात करते हैं। देखो यहाँ पर बताया गया है कि जैसे ही ब्रांचिंग इंक्रीज होती है, पहले मैं कंक्लूजन आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। कंक्लूजन ये है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है ब्रांच्ड वाले का, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उतना उसका, उस वाले आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। और बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ अ मॉलिक्यूल। अब ये चीज़ जो ये पॉइंट है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो कि जिसमें आपको ज़्यादा ब्रांचिंग दिखाई दे उसमें बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक है। अब ये बात आती है कि समझे कैसे इसे, ये क्यों मैंने यहाँ पर कहा है। तो आप देखो आइसोमर के केस में जो आइसोमेरिक एल्केन्स होती है उसमें क्या होता है, मेन बात हम यहाँ पर भी वॉन डेर वाल फोर्स से ही स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने आपको बताया है कि जो वॉन डेर वाल फोर्स होती है वो डिपेंडेंट होती है सरफेस एरिया पे, ठीक है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया इसे मिलेगा उतनी ज़्यादा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा उतनी ज़्यादा ये फोर्स क्या होगी, प्रोमिनेंट होती जाएगी, इंक्रीज होगी, ये फोर्स स्ट्रांग होगी, ठीक है। तो सरफेस एरिया इंक्रीज करने से डायरेक्ट इस पे असर पड़ रहा है। तो अगर मान लेते हैं कि ब्रांचिंग आ जाए तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आपके पास ब्रांचिंग है, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का हम यहाँ पर केस लेने वाले हैं, ठीक है। एन ब्यूटेन में कितना है, 4 कार्बन्स है, तो यहाँ पर करेंगे CH3, CH2, CH2 एंड CH3, ठीक है। ये हो गया एन ब्यूटेन। और दूसरी तरफ क्या है, आइसोब्यूटेन। आइसो का क्या मतलब है कि बीच वाली पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे एक यहाँ पर ब्रांच लगी है, दिस इज आइसोब्यूटेन, और यहाँ पर CH3। तो ये दोनों लिख लिए हमने यहाँ पर। अब देखो दोनों में एक खास बात है, आप गौर से इस चीज़ को देखो कि जो आपके पास एन ब्यूटेन है, एन ब्यूटेन का अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसका सरफेस अगर हम इस तरह से कवर करें तो यहाँ पर कितना ये सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहा है, इतना ज़्यादा यहाँ पर सरफेस एरिया प्रोवाइड हो रहा है दूसरे के लिए, दूसरे मॉलिक्यूल को कांटेक्ट करने के लिए, और यहाँ पर वॉन डेर वाल फोर्स बढ़ रही है। अब जैसे ही यहाँ पर ब्रांचिंग आ गई, ब्रांचिंग आने से क्या हो गया, ये स्फीयर की शेप की तरफ जाएगा। तो देखो जब भी ब्रांचिंग आती है, ब्रांचिंग से जो सरफेस एरिया होता है या जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती जाती है। एंड हमें पता है जो स्फीयर होते हैं उनके सरफेस एरिया सबसे कम होते हैं। तो ये स्फेरिकल है, तो यहाँ पर जो ये सरफेस एरिया है, यहाँ पर ये जो सरफेस एरिया है वो क्या है, वो क्या है, कम है। तो यहाँ पर सरफेस एरिया कम है जिसकी वजह से वॉन डेर वाल फोर्स भी कम हो जाएगी। वॉन डेर वाल फोर्स अगर कम है तो उसकी वजह से, वॉन डेर वाल फोर्स कम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, क्योंकि कम आपको टेम्परेचर पे या फिर कम हीट देनी पड़ेगी इस इंट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर लिखा गया है कि जो ब्रांचिंग है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बॉइलिंग पॉइंट से। तो देखो यहाँ पर कोई ब्रांचिंग नहीं है, नो ब्रांचिंग, यहाँ पर ब्रांचिंग है तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी कम होगा। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, तो इसका वैसे आपको लर्न नहीं करना, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 261 केल्विन, ठीक है। वहीं अगर आप इसका बॉइलिंग पॉइंट देखोगे वो है अराउंड 272 केल्विन। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो आपने ध्यान क्या बात रखनी है, सरफेस एरिया की बात आपने ध्यान रखनी है। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा हुआ उसकी वजह से वॉन डेर वाल फोर्स भी ज़्यादा होती है। वॉन डेर वाल फोर्स अगर ज़्यादा है आपके पास, ठीक है, वॉन डेर वाल फोर्स अगर ज़्यादा है तो उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। अब मैं आपको ब्रांचिंग की बात बता दूं, यहाँ पर देखो जो ये हमने ये दोनों केस दिए थे इसको थोड़ा मैं और आपको इलेबोरेट करके बताती हूँ। देखो यहाँ पर
अगर आपके पास एन एल्केन है, जैसे यहाँ पर आपके पास ये वाली शेप मिल रही है एन ब्यूटेन के लिए, ठीक है, और दूसरी साइड आपके पास थोड़ा सा ये स्फेरिकल शेप में आ रहा है, अगर आप ब्रांचिंग करते हो तो आपको एक स्फेरिकल शेप मिलती है, ठीक है। अब ये एक मॉलिक्यूल है, इसका दूसरा मॉलिक्यूल भी हमने यहाँ पर बना दिया, ठीक है। अब इन दोनों को ज़्यादा सरफेस मिल रहा है कांटेक्ट करने के लिए, ठीक है। ये क्या हो गए, ये इन सरफेस एरिया से कांटेक्ट, जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो इंक्रीज हो रहा है इन केसेस में। और मान लो कि एक दूसरा मॉलिक्यूल आपने यहाँ पर लगाया, ठीक है, तीसरा भी यहाँ पर लगा देते हैं, तो जो ये एरिया ऑफ कांटेक्ट है, एरिया ऑफ कांटेक्ट है जहाँ से ये कांटेक्ट विद एडजेसेंट मॉलिक्यूल, विद एडजेसेंट मॉलिक्यूल, वो क्या है इसमें, वो कम है, वो यहाँ पर कम है, क्योंकि इतने ही एरिया से ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे से कॉन्टैक्टेड है, और यहाँ पर ये दोनों मॉलिक्यूल्स इतने ज़्यादा एरिया से आपस में जुड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सरफेस एरिया यहाँ पर ज़्यादा है, तो वॉन डेर वाल्स फोर्स जो होगी वो भी ज़्यादा होगी और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। और यहाँ पर एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है, जिसकी वजह से वॉन डेर वाल्स फोर्स भी कम होगी इन मॉलिक्यूल्स में आपस में, जिसकी वजह से इनको तोड़ना आसान होगा, और कम टेम्परेचर पे भी ये क्या हो जाएंगे, ये एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट इनका कम होता है। सो ब्रांचिंग लीड्स टू डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर आपके पास, अब ये किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है सेम नंबर ऑफ कार्बन है, अगर देखो ये जो ब्रांचिंग का है, ये आप आइसोमेरिक एल्केन्स में ये कंसेप्ट लगाओगे। देखो यहाँ पर ओवरऑल अगर मॉलिक्यूलर वेट का देखा जाए, जैसे मैंने पहला पॉइंट आपको बताया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ एल्केन्स, तो यहाँ पर दोनों का मोलर मास सेम है, 1 2 3 4, 4 कार्बन वाला एल्केन है, और यहाँ पर भी 1 2 3 4 कार्बन वाला एल्केन है। दैट मीन्स इनके फॉर्मूला सेम है, लेकिन ये आइसोमर्स है क्योंकि इनका ब्रांचिंग यहाँ पर हुई है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आइसोमेरिक एल्केन्स में अगर बॉइलिंग पॉइंट देखना हो, तो उसके लिए बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना है यहाँ पर। अब करते हैं पेंटेन का केस। जो पेंटेन होते हैं उसके 3 आइसोमर्स होते हैं, कौन कौन से हैं, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड न्यू पेंटेन। अब देखते हैं कौन कौन से आइसोमर्स हैं। फर्स्ट इज एन पेंटेन, तो आप 5 टाइम्स लिखोगे, 1 2 3 4 एंड 5। ये है हमारे पास एन पेंटेन। आइसोपेंटेन क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, और यहाँ पर आप CH3 लगा दोगे। आप ये यहाँ पर भी लगा सकते थे, एक ही बात है, ठीक है। और बाकी वैलेंसीज हम यहाँ पर पूरी कर लेंगे। तो ये क्या है, दिस इज आइसोपेंटेन, ये है आपके पास आइसोपेंटेन। और न्यू पेंटेन क्या होता है, न्यू पेंटेन में एक कार्बन बीच में आता है और उसके चारों तरफ क्या लग जाते हैं, CH3 CH3 CH3। तो ये क्या बन जाता है, आपके पास एक फ्लावर टाइप का बन जाएगा। दिस इज न्यू पेंटेन, आपको पता भी होगा, ठीक है। तो ये है आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। पेंटेन के 3 आइसोमर्स है। अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा और किसका सबसे कम होगा, और बताओ ये क्यों होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर इसका सरफेस एरिया कितना है। वैसे ही अगर आपको एकदम से आंसर लेना है तो ये वाला कंसेप्ट यूज करो, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, ठीक है। ये भी मत करो, आप डायरेक्ट इतना यूज करो, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। सरफेस एरिया तो वैसे ही मैंने लिखा है आपको, सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े कि क्यों ये लिखा गया है, क्योंकि ब्रांचिंग से सरफेस एरिया क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि ब्रांचिंग किस में सबसे ज्यादा है, देखो 1 2 3, ये क्या है, सेम नंबर ऑफ कार्बन्स है, और ब्रांचिंग सबसे ज़्यादा किस में है, न्यू पेंटेन में सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग है। तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम किसका होगा, न्यू पेंटेन का हो गया, ठीक है। तो ये तो आ गया आंसर कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे कम होगा, सबसे लोएस्ट होगा। इसका सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, न्यू पेंटेन का होगा, ठीक है। अब इसका रीज़न देख लेते हैं। इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर आपके पास जो है, यहाँ पर अगर आप सरफेस एरिया देखो, सरफेस एरिया यहाँ पर इतना ज़्यादा है, ठीक है। देखो
कांटेक्ट करने के लिए दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कितना ज़्यादा एरिया यहाँ पर है। जब आप आइसोपेंटेन में जाते हो तो ये एरिया क्या काइंड ऑफ स्फेरिकल बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर ये स्फीयर की शेप ले रहा है। जब आप नियोपेंटेन में जा रहे हो तब तो ये पूरा ही स्फेरिकल बन रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर शेप आ रही है, आपकी शेप है स्फेरिकल, ठीक है। वैसे ही मैं कंसेप्चुअली बता रही हूँ, बाकी आप डायरेक्ट इस मेथड से कर सकते हो जिसमें ब्रांचिंग सबसे ज़्यादा है, जिसमें ब्रांचिंग सबसे ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम। तो ब्रांचिंग कहाँ है, ब्रांचिंग सबसे ज़्यादा यहाँ पर है तो इसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है। एंड प्लस अगर हम रीज़न की बात करें तो इसमें सरफेस एरिया कम है क्योंकि ये स्फीयर की शेप ले रहा है। देखो जो ब्रांचिंग करने से क्या होता है, मॉलिक्यूल स्फेरिकल शेप में आ जाता है। और हमने यहीं पर बात करी थी जो स्फीयर्स होते हैं उनके जो ये कांटेक्ट के पॉइंट्स होते हैं, एरिया ऑफ कांटेक्ट होता है, या फिर आप कह सकते हो सरफेस एरिया जो है उनके क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, जिसकी वजह से फोर्स भी कम होगी। तो इसी वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है नियोपेंटेन का वो सबसे ज़्यादा है। और मैं इसकी वैल्यू लिख लेती हूँ, आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। 282 केल्विन इसका होता है। और देन ठीक है, सबसे कम इसका है। देन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट इसका यहाँ पर थोड़ी कम ब्रांचिंग है, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा आपको बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। और सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, स्ट्रेट चेन वाले का, एन पेंटेन का, क्योंकि सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, वाटर वॉल फोर्सेस ज़्यादा होगी और उस वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज़्यादा होगा। तो इसका होता है 309 केल्विन, तो इसका सबसे ज़्यादा और इसका सबसे कम। एंड डायरेक्टली करना है तो यहाँ से आंसर करो। देखो जब भी आप किसी चीज़ की रीजनिंग देते हो ना, या फिर किसी चीज़ को पढ़ते हो, लर्न करते हो, तो सबसे पहले आप रिजल्ट लर्न किया करो। मेरे हिसाब से अगर आप रिजल्ट लर्न करोगे, आपको पता होगा कि इनका क्या रिलेशन है, तो आप बाकी की थ्योरी या फिर बाकी का रिलेशन आप आराम से बना सकते हो। आपको पता है कि ब्रांचिंग से बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और उसके जो रीजंस है वो बाद में आपके माइंड में आते रहेंगे, ठीक है। तो यही सब यहाँ पर लिखा है। एक बार हम रीड आउट कर लेते हैं क्या यहाँ पर लिखा है। एज ब्रांचिंग इंक्रीजेज द शेप ऑफ मॉलिक्यूल अप्रोचेस दैट ऑफ अ स्फीयर ड्यू टू विच सरफेस एरिया का क्या मतलब है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद एडजेसेंट मॉलिक्यूल डिक्रीजेस, ठीक है। तो अगर स्फीयर की शेप ले रहा है मॉलिक्यूल तो उस वजह से सरफेस एरिया डिक्रीज होगा। एंड वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑल्सो डिक्रीजेस, ठीक है, वंडरवॉल फोर्स डिक्रीज होगी। As a result, lesser amount of energy is required to overcome these forces. आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी इन फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए। Hence, boiling point of branched isomers are lower than corresponding N-alkanes. इसीलिए जो ब्रांच्ड आइसोमर्स है उनके बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं एज कम्पेयर टू देयर कॉरेस्पॉन्डिंग और रिस्पेक्टिव N-alkanes। तो ये बात हो रही है आइसोमर की ही। अब आप यहाँ पर ये नहीं कर सकते कि आप कंपैरिजन करो आइसोपेंटेन का और एन ब्यूटेन का, ठीक है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आइसोपेंटेन और एन ब्यूटेन का के लिए हम ये वाला फंडा लगाए, क्योंकि क्या है यहाँ पर 5 कार्बन है और यहाँ पर 4 कार्बन है, तो ऑब्वियसली 5 कार्बन वाले का ही ज़्यादा होगा 4 कार्बन वाले से, ठीक है। अमंग द आइसोमेरिक एल्केन्स कैसे करना है वो आपको पता है, जहाँ पर ब्रांचिंग ज़्यादा वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट कम, ठीक है। और जहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा है, पहली चीज़ हम कैसे देखते हैं, मॉलिक्यूलर वेट से। अगर इन दोनों का कंपैरिजन करना होता आप कैसे करते, इसमें 4 कार्बन है, इसमें 5 कार्बन से, तो 5 कार्बन वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, बिकॉज यहाँ पर मैंने आपको ये रिलेशन किया हुआ है, ठीक है। अगर आपको इन दोनों में से पूछ रहे हैं इन दोनों में से किसका है, तो आप पहले चेक करोगे 1 2 3 4 5, इसमें है 1 2 3 4 5, 5 वाले हैं, ठीक है, आइसोमर्स है। अब इसमें आप देखोगे किसमें ब्रांचिंग ज़्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, ठीक है। तो ये था बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इस पर से 100% क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। तो अच्छे से इसको एक बार फिर से रिवाइज कर देना। और नेक्स्ट लेक्चर में हम एक प्रॉपर्टीज़ की है मेल्टिंग पॉइंट की, उसको भी डिटेल में समझेंगे, ठीक है। वो लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, देन हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जाएगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।